नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए आने वाले समय का प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है, वो टॉपिक को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 5 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट जिसको समझ लेना आपको बहुत जरूरी है, ताकि ये वीडियो में कही गई बात को आप अच्छे से समझ सको, उस प्रेडिक्शन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे प्रेडिक्शन फॉर कर्क राशि वालों के लिए। चौथे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे प्रेडिक्शन जिनका कर्क लग्न है उनके लिए। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज की। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी फिलहाल शनिदेव अपनी खुद की कुंभ राशि के अंदर है। 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02 पे सैटर्न जो है वो अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र को चेंज करेंगे। वो जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे और वहां पर वे 4 महीने तक रहेंगे। 27 अप्रैल 2025 सुबह 6:29 तक सैटर्न जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन इस बीच 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी खुद की कुंभ राशि को छोड़ के जुपिटर की मीन राशि के अंदर वो एंटर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रेडिक्शन है कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 4 महीनों का प्रेडिक्शन अभी से लेकर शुरू करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च एंड तक। और अगर ये कर्क लग्न वाले हैं उनके लिए 26 दिसंबर से शुरू होगा तो दिसंबर एंड से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी पर्सनल बर्थ कुंडली के अंदर अगर दशा अंतरदशा आपके सपोर्ट में होगी, आपके फेवर में होगी, तो मैं यहां पर जो भी प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा कर्क लग्न वालों के लिए उनको बहुत बढ़िया और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर दशा अंतरदशा फेवरेबल है, आपके सपोर्ट में है और आप कर्क राशि के जातक हो, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि कर्क राशि वालों के लिए ये क्या प्रेडिक्शन आने वाले 4 महीने के अंदर निकल के आ रहा है। कर्क राशि आपकी कुंडली के अंदर 4 नंबर जहां पर भी लिखा हो वहां पर अगर मून या चंद्रमा लिखा हो तो आप हो गए कर्क राशि वाले। अब ये 4 नंबर 1 से लेकर 12 कोई भी घर के अंदर हो सकता है, लेकिन 4 नंबर में मून या तो चंद्रमा ऐसा लिखा होना चाहिए। यहां पर मैंने चंद्र कुंडली बना ली है कर्क राशि के हिसाब से। अब कर्क राशि के हिसाब से अगर देखो तो सैटर्न जो है, शनिदेव जो है, कुंभ राशि से अभी गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में आती है, 8th हाउस के अंदर आती है। सैटर्न अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। यानी कि जो लोग इंश्योरेंस फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, कर्क लग्न कर्क राशि वाले, उनको अगर वो इंश्योरेंस के फील्ड में जुड़े हुए हैं, रिसर्च में है, टैक्सेशन में है, ऑडिट के अंदर है या फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। या फिर अगर ऐसे फील्ड में नहीं है तो शनिदेव उनको ऐसे फील्ड के अंदर खींच कर लेके जाएंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे अष्टम भाव से जुड़े हुए फील्ड के अंदर। उसी तरीके से शनिदेव आपके 7th हाउस के भी स्वामी बनते हैं। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत, रिलेशनशिप के अंदर आपके हस्बैंड के साथ आपके जो रिलेशन है उसके अंदर आपको थोड़े हर्डल, ऑब्स्टेकल, रुकावट और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 7th हाउस होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस का, तो खुद का जो पर्सनल बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप है, उसमें भी थोड़ी हर्डल, ऑब्स्टेकल, रुकावट आ सकती है। तो इससे आपको संभाल के रहने की जरूरत है। लेकिन सैटर्न यहां पर अष्टम हाउस में बैठ के, 8th हाउस में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके कर्म के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसका मतलब आपके बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है। शनिदेव यहां पर बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने 2nd हाउस को देख रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर। और 2nd हाउस होता है कुटुंब का, 2nd हाउस होता है वाणी का, 2nd हाउस होता है बैंक बैलेंस का। सैटर्न की यहां पर दृष्टि 2nd हाउस पे आने से बैंक बैलेंस के अंदर थोड़ी सी कमी हो सकती है, वाणी के ऊपर संयम रखना होगा और कुटुंब के अंदर थोड़ा सा झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। सैटर्न यहां पर 8th हाउस में बैठकर अपने आपके कुंडली के 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस होता है प्रथम संतान का। कर्क राशि वाले ऐसे लोग जिनको बहुत टाइम से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। हायर लर्निंग के अंदर भी आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, रेमेडीज के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके प्रोफेशन के अंदर भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलने जा रहा है। कर्क लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है?
जो भी कर्क लग्न है, अब कर्क लग्न का मतलब क्या, ये जो पूरी कुंडली है उसमें हमेशा ये जो है वो फर्स्ट हाउस ही कहा जाता है। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर यहां पर 4 नंबर लिखा हो और असेंडेंट लिखा हो या फिर लग्न लिखा हो तो आप हो गए कर्क लग्न वाले व्यक्ति। जैसे ही सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे, सैटर्न आपके कुंडली में 6th हाउस को एक्टिव करेंगे और साथ ही साथ 9th हाउस को एक्टिव करेंगे। अब 6th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, जो भी लोग अपने हायर एग्जामिनेशन के लिए या कॉम्पिटिटिव स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़े लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उनको वो एग्जाम क्लियर करने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। क्योंकि आप कॉम्बिनेशन देखिए, 6th हाउस का कॉम्बिनेशन एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है। तो जिनको भी हायर स्टडीज में आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, भाग्य पूरा का पूरा उनको साथ देगा। उसी के साथ साथ में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर थोड़े से हर्डल, ऑब्स्टेकल या उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ने की संभावना है। और 6th हाउस होता है हेल्थ का, यानी कि डिजीज का, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहने की भी संभावना है, तो अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जुपिटर एक्टिव कर रहे हैं 9th हाउस को। 9th हाउस एक्टिव होने से भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपको हर एक तरीके से साथ देगा। उसी के साथ में 9th हाउस होता है हायर लर्निंग का और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का। तो आपके जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा, हायर लर्निंग भी होगा और धार्मिक यात्राएं भी उसके अंदर जुड़ी होगी। अब इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर कौन से घर में बैठे हैं। 1 से लेकर 12 कोई भी घर में जुपिटर आपके कुंडली में बैठे हुए हो सकते हैं। तो जुपिटर कहां पर बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जुपिटर अगर यहां पर 11th हाउस में बैठे हैं तो फिर आपको मजे ही मजे है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिजनेस के एंगल से देखूं तो 6 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे पैसे आपके कस्टमर से आपको दिलाता है। फाइनेंस के एंगल से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा 6 और 11 का। 11th हाउस जनरल इच्छा पूर्ति का होता है, 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का होता है। तो सैटर्न अगर आपके जुपिटर 11th हाउस में है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत बढ़िया समय है। उसी तरीके से अगर जुपिटर आपके 4th हाउस में है और आप वास्तु से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, या फिर आपका बिजनेस जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या आपका हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, नर्सिंग का बिजनेस है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और जो घर में जुपिटर बैठे हैं उस घर की एक्टिविटी को आपके जीवन में बढ़ानी बहुत जरूरी है। जैसे जुपिटर अगर आपके 1st हाउस में बैठे हैं तो आपको स्वयं ही ये सारे बेनिफिट लेने के लिए एफर्ट्स लगाने शुरू कर देने होंगे। आप खुद जब तक एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरों के भरोसे बैठने से आपका काम नहीं होगा। तो आपकी पर्सनल कुंडली, पर्सनल बर्थ चार्ट उठाइए, चेक कीजिए कि आपके जुपिटर कहां पर बैठे हैं और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से घर में बैठे हैं, ताकि वो घर की क्या एक्टिविटी करनी वो मैं आपको बता सकूं। इधर अगर हर एक घर की एक्टिविटी बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब रेमेडीज की। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट रेमेडीज का। रेमेडीज के अंदर अगर मैंने आपको जो भी चीज कही उसको प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप गरीब लोगों को केले खिला सकते हो, केले का दान कर सकते हो, या फिर उनको पीले कलर की येलो चना दाल दे सकते हो। आप चाहो तो हर रोज दे सकते हो, नहीं तो खास करके एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को तो आपको देना ही देना है। उसी के साथ साथ अगर आप हिंदू हो तो ओम गुरुवे नमः की 21 माला हर गुरुवार के दिन या फिर बाकी के दिनों में हर रोज 3-3 माला आपको गिननी है, उसके मंत्र का चैंटिंग करना है। और अगर आप जैन हो तो ओम रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः या फिर ओम रीम नमो आयर्याणम, ये मंत्र की जाप आपको करनी है। आप आपके जीवन के स्पेशल दिनों के ऊपर, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, आप येलो कलर के कपड़े गरीब लोगों को दान में दे सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात खास बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं और अगर आपने जुपिटर का पोखराज रत्न वाली रिंग, अंगूठी धारण की है तो उसको तुरंत ही निकाल के पानी में बहा दीजिए, क्योंकि आपको अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये 3 बहुत नेगेटिव हाउस होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 2nd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में है और अगर आपकी इच्छा हो तो आप गोल्ड में पोखराज की, यानी कि येलो सफायर की जुपिटर की अंगूठी बनाकर आप 1st फिंगर के अंदर पहन सकते हो और आप ये चीजों का बहुत बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंह लग्न वालों के लिए और सिंह राशि के लिए प्रेडिक्शन लेकर। थैंक यू सो मच।